और 1767 ईस्वी में फिर से एक धाल विद्रोह होता है। प्रेसिडेंसी में उस समय बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, छत्तीसगढ़ था, ये सारे होती है। झारखंड में सदैव से माटी माई के समान रही है। जोहार आप सभी का। आपने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता सुने होंगे कि मिट्टी तो उसी में एक कविता है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। खेत ठाकुर का, खलिहान ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, फिर अपना क्या। मतलब सब ठाकुर का, फिर तो अपना क्या। ये कहानी आज जो है, आज CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 को यानी आज की दिन ही लागू हुआ था। ये कविता भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेट है, उसी से संबंधित है। कविता जो बयां कर रही है शायद CNT के हमारे लिए हमारे दर्द की कथा को बयां कर रही है कि हमारा जो फसल था, हमारा जो खेत खलिहान था, हमारा तो होता था, पर उसमें लगान वसूलते थे अंग्रेज, जमींदार, साहूकार, खटते थे हम, उसमें फसल उगाते थे हम, लेकिन उस पर सब चीज़ें वो ले जाते थे, हमें मिलता था ठेंगा। आज हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कैसे बना और क्यों बनानी पड़ी, इसके लिए आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि 1932 कहीं ना कहीं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो 1908 है उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनने की जो सिलसिला है वो शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले कहानी ये है, कहानी नहीं हकीकत इतिहास ये है कि 1764 का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के हाथों में बंगाल प्रेसिडेंसी चला गया। अब बंगाल प्रेसिडेंसी में इन लोगों का पूरी तरह से शासन रहा। जो प्रांत थे ये बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी जब उनके हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जब चला गया, तो अंग्रेज, छोटा नागपुर भी उसी में था, यानी झारखंड भी उसी था। तो अंग्रेज 1765 ईस्वी में धालभूम के क्षेत्र से, यानी पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र धालभूम से उधर से प्रवेश किए। और प्रवेश करने के बाद 1765 ईस्वी में एंट्री किए, जहां पर कोल लड़ाकों ने उनका विरोध किया, विद्रोह किया और उसको खदेड़ने का काम किया। फिर इतना में भी अंग्रेज नहीं माने, फिर से एंट्री किए। बाल विद्रोह भी इसलिए होता है क्योंकि जब अंग्रेज जब यहाँ आए और जब यहाँ शासन करने लगे तो वहाँ उनको कमाने का जो साधन दिखा, जो जरिया दिखा, वो दिखा जमीन। जमीन पे उन्होंने लगान लगाने का काम किया और लगान वसूलने का काम करने लगे। जब लगान वसूलने का काम करने लगे तो उसी के विद्रोह में, उसी के रोष में धाल विद्रोह हुआ कि अगर जंगल हमारा है, जमीन हमारा है, खेत हमारा है, खलिहान हमारा है, तो इसमें हम लगान क्यों दें। अगर फसल हम उपजाते हैं तो लगान क्यों दें। बात भी सही है। जब हम खटेंगे, जब उसमें पानी हम देंगे, रोपा हम करेंगे, तो लगान किसी और को क्यों दें। तो 1767 ईस्वी में धाल विद्रोह हुआ। फिर भी अंग्रेज नहीं माने, धाल विद्रोह को भी कुचल दिया गया। फिर उसी क्रम में 1773 ईस्वी में आपका चुहाड़ विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया। वही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, वही लगान नहीं देने के लिए, महाजनी साहूकारी प्रथा को विरोध करने के लिए 1773 ईस्वी में चुहाड़ विद्रोह होता है। चुहाड़ विद्रोह भी 10 सालों तक लगातार चलता रहता है, फिर भी उस विद्रोह को भी कुचल दिया जाता है। फिर 1784 ईस्वी में तिलका मांझी का विद्रोह होता है, वही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, वही लगान नहीं देने के लिए, साहूकारी महाजनी प्रथा को विरोध करने के लिए। फिर यही सिलसिला चलता रहता है, यही क्रम चलता रहता है। तब 1793 ईस्वी में एक कानून बनता है। उस समय लॉर्ड कार्नवालिस ने एक कानून बनाया, जो यहाँ के गवर्नर थे। लॉर्ड कार्नवालिस ने एक नियम लाया, एक कानून लाया अस्थाई बंदोबस्ती का 1793 ईस्वी में। उसमें अस्थाई बंदोबस्ती में क्या हुआ कि जिसकी ज़मीनें हैं, पहले हम लोग को एक ज़मीन की प्रकार समझना पड़ेगा। इसके पहले झारखंड में मोटा मोटी ऐसे तो बहुत सारी ज़मीनें हैं, लेकिन 4 प्रकार के मुख्य रूप से ज़मीनें हैं। एक कौड़कर है, एक भुयारी है, एक मुंडारी है, एक खुटकटी है। कौड़कर उसको वो ज़मीन को कहते हैं जिसको हम लोगों ने गढ़ा नाला को साफ करके जो खेती करने लायक जो ज़मीन को बनाया है, उसको कौड़कर ज़मीन कहते हैं। भुयहरी उसी तरह है, मुंडारी उसी तरह है, खुटकटी भी जिसको हम लोगों ने खूट काट के जंगल को साफ करके जो खेती करने लायक बनाया, उसको खुटकटी ज़मीन के। उसके अलावा बंद खेता है, भूत खेता है, बहुत प्रकार की ज़मीनें हैं। तो इन ज़मीनों को जब हम लोगों ने बनाया तो लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया, 1793 ईस्वी में एक अस्थाई बंदोबस्ती
अस्थाई बंदोबस्ती नाम का एक कानून लाता है। और अस्थाई बंदोबस्ती नाम का कानून लाने के बाद उसमें क्या करता है, एक सर्वे कराने का काम करता है। और मान लिया जाए ज़मीन आपकी है, आपके बाप दादाओं के नाम पे, जिसमें तो आपके बाप दादा ने कढ़ा कोड़ा है, क्योंकि उस समय तो कोई कागज़ नहीं था, कोई रसीद नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, क्या उस ज़मीन का सर्वे करा के और पट्टा जो है वो बंगाल से, बिहार से, यूपी के क्षेत्रों से, उन प्रांतों से लाकर जमींदारों को झारखंड के क्षेत्र में बसा दिया। मतलब अंग्रेजी तो पहले ही जानते थे, फूट डालो और राज करो शासन की नीति उन लोगों को पहले ही से पता था कि अगर किसी पे राज करना है तो अपने नहीं लड़ना है, लोगों को वहीं के लोगों को वहीं से लड़ा देना है। तो उन्होंने क्या किया कि बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से, यूपी से, झारखंड में बड़े बड़े जमींदारों को ले आए और सर्वे करा के अस्थाई बंदोबस्ती के नाम पर उनके हाथों में पट्टा दे दिया कि जो ये क्षेत्र है 1 एकड़ का, 5 एकड़ का, 500 एकड़ का, जो भी क्षेत्र है इसमें लगान वसूलना आपका काम है। और लगान में 1 रुपया आपको रखना है, 1 रुपया वसूलना है अगर, तो 1 रुपया में हमको जो है उसमें 60 पैसा जो है वो हमको देना है, 40 पैसा में आपको लठेत रखना है, 40 पैसा में आपको प्रशासन भी संभालना है। अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज अपने नहीं लड़े, भारत को भारत के लोगों से लड़ा दिए। यानी बाहर के लोगों से लड़ेगा जमींदार, मरेगा जमींदार। मतलब जमींदार मरेगा क्या, जमींदार भी लठेत रख लिया है। यानी आपके घर में अगर 4 भाई है, 4 भाई में 2 भाई को लठेत में रख लिया। अगर आपके घर में, अपने गांव में कोई जमीन का विरोध है या लगान देने का विरोध नहीं करता है तो आप ही के गांव का जो लठेत है उसको भेज देगा और आपको मरवा के वो लगान वसूल लेता था। ऐसे अस्थाई बंदोबस्ती में चलता रहा। फिर 1793 ईस्वी में जब ये कानून बन गया तो इसका भी बहुत विरोध हुआ। तो फिर 1700 इसी तरह से बहुत सारा विद्रोह जैसे हुआ, जैसे 1820 का कौल विद्रोह, 1831 में भी फिर से पुनः कौल विद्रोह हुआ, 1855 का संथाल विद्रोह। केवल ये सारे जो विद्रोह थे, ये सारे जो आंदोलन थे, ये सारे जो उलगुलान थे, वो केवल अपने ज़मीन को, अपन जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए हो रहे थे। साहूकारी, महाजनी, ठेकेदारी प्रथा का विरोध करने के लिए हो रहा था। जो हम पर अत्याचार, शोषण, जुल्म ढाए जा रहे थे उसके विरोध में हो रहा था। फिर 1855 के विद्रोह के बाद अंतिम विद्रोह जो होता है 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का विद्रोह, जो 1900 में उनकी जो मौत हो जाती है, बिरसा मुंडा की जो मौत हो जाती है। मौत के बाद अंग्रेज एक कमेटी बनाती है, अंग्रेज लोग एक कमेटी बनाते हैं कि आखिर पूरा भारत में हम लोग शासन कर रहे हैं, पूरा भारत में हम लोग शासन कर रहे हैं और शासन करते हुए भी इतना विद्रोह किसी भी प्रांत में नहीं है। करीब करीब हम लोग भारत के लड़ाई में भी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी झारखंड से केवल 150 विद्रोह, 150 उलगुलान हुए थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा, क्योंकि उनमें से उन अंग्रेजों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे, बहुत आर्थिक नुकसान भी हो रहा था, सामाजिक क्षति भी उनका भी हो रहा था, अच्छे अच्छे ऑफिसर भी मारे जा रहे थे। जैसे तिलका मांझी ने ताड़ के पेड़ों पर बैठकर क्लीवलैंड नाम का एक जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी था, उसको मार के गिराया था। तो ऐसे कई अंग्रेज अधिकारी उसके मारे जा रहे थे। तब अंग्रेज ने सोचा कि आखिर इतना विद्रोह झारखंड में हो क्यों रहा है। तब उन्होंने एक कमेटी बनाई 1900 ईस्वी में, बिरसा मुंडा के मौत के बाद एक कमेटी बनाई और उस कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई कि क्यों आखिर इतना विद्रोह झारखंड में हो रहा है, इसकी सही जानकारी हमें चाहिए। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट 1901 ईस्वी में दिया कि झारखंड में उलगुलान होने का, क्रांति होने का, विद्रोह होने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ के लोग, झारखंड के लोग अपने माटी को माई के समान मानते। अगर इनका जल जंगल जमीन इनके हाथों में सुरक्षित कर दिया जाए, अगर इनके हाथों में दे दिया जाए तो ये विद्रोह स्वतः ही शांत हो जाएगी। जब ऐसा रिपोर्ट कमेटी ने दिया तो उस समय यहाँ के छोटा नागपुर के कमिश्नर थे J.H. हॉफमैन। उन्होंने बोला कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इनकी ऐसी बात है तो फिर से एक सर्वे करवाया जाए। और फिर से वहाँ 1902 ईस्वी में सर्वे का काम शुरू होता है और ख़त्म होता है 1905 ईस्वी को। ख़त्म होता है 1905 ईस्वी को और लागू होता है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT 1908, जिसको हम लोग, यही हमारा झारखंड का पहला सर्वे सेटलमेंट था, जिसको, और उन्होंने उसका सर्वे करा के उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उनके हाथों में सर्वे सेटलमेंट दे दिया कि ये ज़मीन आपकी है। ताकि हम लोग उस समय क्या करते थे, उस समय हम लोग घुमंतु खेती भी करते थे। घुमंतु खेती उसको कहते हैं जो, मान लीजिए पहले तो हमारे जगह खाद नहीं होते थे,
तो क्या होता था कि हम लोग जंगल को साफ करते थे और खेती करने लायक बनाते थे, और जब तक उस खेत में सरगत रहा, यानी जब तक उसमें भूमि उपजाऊ रही, तब तक हम लोग खेती करते थे। फिर वहां से खेती करके वहां छोड़ देते थे और फिर दूसरी जगह जाके जंगल को साफ करते थे और खेती करने लायक बनाते थे। इस तरह से क्या होता था कि फिर से हम रिपीट फिर उसी जगह पे आते थे जहां पहले खेती करते थे। तो क्या होता था कि जब हम जंगल साफ करके खेती करते थे और उपजाऊ कम होने के कारण उस खेत को छोड़ के चले जाते थे, तो दूसरा व्यक्ति फिर वहां पर अधिकार जमाने लगता था कि इतना यहाँ पर अब हम खेती करने लगे, तो उससे लड़ाई झगड़ा का भी बहुत कारण उत्पन्न होता था। जो उस समय प्रशासनिक मामले भी चले जाते थे अंग्रेजों के पास, जमीन विवाद भी अंग्रेजों के पास। तो उन्होंने उसके लिए भी एक सर्वे कराने का काम किया कि अगर एक चिन्हित कर दिया जाए कि कौन सा जमीन किनका है, तो अगर उनके हाथों में कोई कागज रहेगा, कोई प्रमाण रहेगा कि ये क्षेत्र वाला जमीन हमारा है, तो फिर वो लड़ाई झगड़ा जो है वो स्वतः ही शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस तरह से भी उन्होंने सोचा। और दूसरा बात ये भी सोचा कि जितना विद्रोह होता है, जितना क्षति होता है, वो भी उसमें रोक लग जाएगी। तो पहला हमारा सर्वे हुआ 1902 में प्रारंभ हुआ और खत्म हुआ 1905 ईस्वी को, और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT। अब CNT में ये पहला सर्वे जो हुआ, इसको कहा गया कडस्ट्रल सर्वे। इसी सर्वे को और इसका जो धारा है, इसको बनाने का जो मेन मकसद है, उस समय इसको सर्वे कराने में लगभग 16 लाख रुपए के खर्च आया था। और इसके जो पहला पैराग्राफ CNT का जब आप पढ़ेंगे तो CNT के पहला पैराग्राफ में लिख दिया है कि इस कानून को बनाने का मेन मकसद या मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर बाहरी लोगों के अतिक्रमण, इनकी जमीनों पर अतिक्रमण करने या खरीद फरोख्त करने पर रोक लगे। क्योंकि झारखंड के लोग जो थे बहुत, मतलब ये छोटा नागपुर के जो लोग थे, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही भोले भाले लोग थे। इनकी जमीनों को आसानी से हड़पा जा सकता था, आसानी से लिया जा सकता था। इसीलिए इनके लिए एक अलग कानून व्यवस्था कर दिया गया। जब हम लोग बंगाल में ही थे तब बिहार भी नहीं बना था, ना उड़ीसा बना था, ना छत्तीसगढ़ बना था। तब भी हम लोग के लिए एक अलग कानून, एक अलग नियम बना दिया गया था। बंगाल में रहते हुए भी हमारे छोटा नागपुर में एक अलग कानून लागू था कि इन जमीनों को CNT कानून बनाने का मेन मकसद है कि यहाँ की ज़मीनें इनके इजाज़त के बगैर, इनके मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता है। अगर ये बेचना भी चाहे तो दूसरे के हाथों में नहीं बेचा जा सकता, यानी इनकी ज़मीनों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। उनकी जब धारा पढ़ेंगे, उनकी धारा 46 का जब क पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदिवासी है तो केवल आदिवासियों का जमीन आदिवासी ही खरीद सकता है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। ऐसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आदिवासी जो है, अगर हमारा घर डुमरी हुआ, मान लीजिए कोई मंगरा सोरेन है और कोई बुधना सोरेन से लेना चाहे, लेकिन मंगरा सोरेन डुमरी थाना का होगा और बुधना सोरेन अगर बगोदर थाना का होगा तो वो उसकी जमीन नहीं ले सकता है, उसी थाना का होना चाहिए। इससे क्या था, जमीन का हस्तांतरण नहीं होता था। मतलब जो भी व्यक्ति खरीदता था तो उसी क्षेत्र का आदमी होता था, जमीन वहीं का वहीं रहता था, जमीन का हस्तांतरण नहीं होता था और बाहरी लोग यहाँ आके अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। और 46 का ख कहता है कि अगर कोई OBC है तो केवल OBC ही उसका जमीन खरीद सकता है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मोतीलाल महतो गिरिडीह जिला का है और जयराम महतो अगर धनबाद जिला का है, तो अगर मोतीलाल महतो जमीन बेचता है जयराम महतो तो जयराम महतो नहीं खरीद सकता, और जयराम महतो अगर जमीन बेचता है तो मोतीलाल महतो नहीं खरीद सकता था, क्योंकि हम दोनों एक अलग जिले के थे। ये CNT का कानून कहता है। जनरल के प्लॉट को ओपन छोड़ा गया था कि इनकी जमीन को खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ नियम थे, कुछ कुछ कानून थे, कुछ कुछ प्रोटोकॉल थे। लेकिन आज आप देखेंगे कि जमीन का CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का इतना अतिक्रमण हुआ है, इतना जोरों से अतिक्रमण किया गया है, इसका इतना उल्लंघन किया गया है कि आज अपरा छपरा गंगा पार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आए हुए लोग आज कितना अतिक्रमण करके यहाँ पर ज़मीनों को ले लिए। आज आप रांची जाइएगा तो रांची में आपकी सारी लगभग 40% यहाँ की ज़मीनें बिक चुकी है। वो तो छोड़ दीजिए, आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं वो भी बेचा जा रहा है, वो भी लिया जा रहा है धड़ल्ले से, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आप धनबाद चला जाइए, अब धनबाद में नहीं है। आप जमशेदपुर चले जाइए, जमशेदपुर में पूरे अतिक्रमणकारी बस गए हैं। तो जब यहाँ की ज़मीनें कोई ले नहीं सकता है, कोई बेच नहीं सकता है, तो फिर ज़मीनें कैसे ली जा रही है, कैसे बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये CNT का बहुत ज़ोरों से उल्लंघन हो रहा है।
और ये उल्लंघन क्यों हो रहा है? सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण। इसमें पूरी तरह से संलिप्त है पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से संलिप्त है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जो आपके जमीन के रक्षक है, सबसे बड़े रक्षक जो सीओ कहे जाते हैं, सीओ, वही सबसे बड़ा चोर है। आज देखे होंगे कि कल ही परसों में एक सीओ 20,000 घूस लेते हुए पकड़ा है। आप देखे होंगे कि जो रांची के पूर्व डीसी जो थे, डीसी, उन्होंने अपने नाम पे कई एकड़ जमीनें ले ली थी, कई एकड़। वो ज़मीनें आज के डेट में कई करोड़ का ज़मीनें हैं। जब वो वहाँ के बसिंदे यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन बाहर के आए हुए लोग इनके ज़मीनों को गलत तरीके से म्यूटेशन करके, गलत तरीके से अतिक्रमण करके इनके ज़मीनों को ले रहे हैं। आप पल्स हॉस्पिटल का नाम सुने होंगे। पल्स हॉस्पिटल जो बना हुआ है बहुत ही विख्यात हुआ, जो पूजा सिंघल का हॉस्पिटल है, जो 81 करोड़ के घोटाले के मामले में अभी वो जेल में है। वो पल्स हॉस्पिटल को आपको मुंडारी ज़मीन पे बना हुआ है। वो मुंडारी ज़मीन जो तो ना बेची जा सकती है ना तो खरीदी जा सकती है, उस ज़मीन पर बनी हुई है, और आज तक उस हॉस्पिटल पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जबकि उसको ईडी ने जांच करके दे भी दिया कि ये गलत तरीके से हॉस्पिटल को बना है, इस हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए या गिरा देना चाहिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस तरह से हमारे ज़मीनों का अतिक्रमण हो रहा है। अब यहाँ से सीएनटी की बातें हम फिर से पीछे आएंगे। इसके पहले 1932 पे जाते हैं। इसी आधार बेस, यही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बेस को आधार मानते हुए 1908 का जो कडस्ट्रल सर्वे था, इसी को आधार का बेस मानते हुए हमारा 1932 का सर्वे सेटलमेंट है, जो 1925 में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ 1928 ईस्वी को, और लागू हुआ 1932 में, जिसको हम लोग बोलते हैं 1932 का खतियान। हमारी पहचान 1932 का खतियान, झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान। 1932 का खतियान यहाँ पर हमारा ये रिविजनल सर्वे है। कडस्ट्रल सर्वे में क्या हुआ था, उतना टेक्नोलॉजी हाई नहीं होने के कारण कडस्ट्रल सर्वे में कुछ त्रुटियां हुई थी, कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसको बाद में रिवीजन करके 1932 का सर्वे करवाया गया, और उसी में हमारा खतियान इशू करवाया गया, उसी में हमारा खतियान इशू हुआ। और 1908 का सर्वे 18 जिलों में अभी लागू है। 18 जिलों में संथाल परगना का जो क्षेत्र छुटा हुआ है, जहां एसपीटी लागू है, संथाल परगना अधिनियम, उसको 1949 में लागू किया गया। ये जो 1908 है, 1908 का आधार बेस मानते हुए 1932 का सर्वे सेटलमेंट हुआ, और यहाँ हमारा खतियान इशू हुआ। और यहीं पर ये 1932 झारखंड के लगभग 85% 85 से 90% इलाकों में ये सर्वे हुआ। ये सर्वे हुआ। अब बचा 15 से 10 से 20%, जिसमें संथाल परगना अधिनियम लागू है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास 1932 का खतियान नहीं है, कोई कहेंगे कि हमारे पास 1912 का खतियान है, कोई कहेंगे कि हमारे पास 1915 का खतियान है, कोई कहेगा कि हमारे पास 1918 है, कोई कहेगा कि हमारे पास 1934 है, कोई कहेगा 35 है, कोई कहेगा 46 है, कोई कहेगा हमारे पास 1964 है। तो इसका लॉजिक और इसका उत्तर सुनिए। जो जिसके पास 1911 का है, 1912 का है, 1908 के सर्वे सेटलमेंट में वो आएगा, क्योंकि इशू करते करते समय लगा था। किसी का 1911 में, मेरा खुद 1911 का खतियान है, यानी वो हमारा 1908 में आएगा, 1908 के खतियान में वो शामिल होगा। 1932 तक जाएगा। और 1932 में अगर किसी के पास 1934 का खतियान है, 35 का खतियान है, 43 का खतियान है, तो वो आपका 1932 के दायरे में आएगा, 1932 का दायरे में आएगा। और 1954 का एक सर्वे सेटलमेंट हुआ था, एक हुआ था 1964 में। तो हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि सबसे पहले 1932 को शामिल किया जाए। 1932 जैसा ही शामिल होगा, झारखंड का 85 से 90% इलाका शामिल हो जाएगा। बचेगा 1964 का सर्वे सेटलमेंट, जिसको बोलते हैं अंतिम सर्वे सेटलमेंट। उसको भी अगर शामिल सरकार करती है तो पूरी तरह से झारखंड कवर अप हो जाएगा, यानी कवर हो जाएगा। और सरकार से ये भी मांग होना चाहिए कि 1964 तक सरकार जाए और 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसको मान्यता दे, और उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित करे, आइडेंटिफाई करे कि झारखंडी है कौन। और जब ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, परिभाषित हो जाएगा, उसके आधार पर स्थानीय बनाया जाए। जब ये स्थानीय बनेगा तो अपने आप जो है झारखंडी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। तो आप ये जान लीजिए कि हमारा सर्वे 1897 में भी हुआ है,
तो वही इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1897 में भी हुआ है, तो उसके पहले यानी 1964 से पहले जितना सर्वे सेटलमेंट हुआ है उसको मान्यता देते हुए जो भी सर्वे सेटलमेंट है उसी के आधार पर झारखंडियों को परिभाषित किया जाए। अब कई लोग प्रश्न ये उठाएंगे कि 1932 लागू नहीं हो सकता। 1932 कैसे नहीं हो सकता? झारखंड के इतिहास में या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा कागजात नहीं है, कोई ऐसा कागज नहीं है 1932 के अलावा जो झारखंडियों को परिभाषित कर सके। अगर किन्हीं के पास कोई कागज है, कोई ऐसा रसीद है कि झारखंडियों को परिभाषित करने है तो हमें बताएं। ऐसा कोई कागज ही नहीं है, ऐसा कोई रसीद ही नहीं है, तो फिर कैसे झारखंडी परिभाषित होंगे? उसका एकमात्र उपाय है खतियान आधारित। चाहे 1964 तक जाए सरकार, लेकिन हाँ आखिरी डेडलाइन 1964 तक। अगर किन्हीं के मन में अगर कोई कंफ्यूजन है 1908 का लेकर या 1932 का लेकर, 1908 का बनने का सर्वे का जो इतिहास है ये तो हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं। ऐसे तो इनके अगर हम लॉन्ग टर्म में अगर बताएंगे तो इसकी लंबी कहानी है, और भी लंबी कहानी है। उसके लिए हमें ज़मीनों के बारे में बताना पड़ेगा, आपको ज़मीन के एक एक पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा। वो बताने से हमको क्या होगा, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम शॉर्ट में यही बता रहे कि कहानी सीएनटी एक केवल हमारा एक सर्वे सेटलमेंट नहीं है, या 1908 हमारा केवल सर्वे सेटलमेंट नहीं है। ये झारखंडियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर सुरक्षा कवच है, एक तरह से कह सकते हैं लाइफ जैकेट है, एक तरह से कह सकते हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिससे अगर गोली चले तो हमारी जान की रक्षा हो सकती है। अगर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अगर सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, अगर सही से लागू नहीं किया जाता है, तो झारखंड को फिर से बिहार बनने से, या झारखंड को फिर से इंडिविजुअली वो बिहार बन चुका रहेगा। झारखंड में झारखंडी तो रहेंगे भौगोलिक रूप से, झारखंड तो रहेगा, लेकिन झारखंड के हाथों में ना शासन रहेगा, ना रोजगार रहेगा, ना नौकरी रहेगा, ना पैसा रहेगा। सब बाहरी लोग मलाई मारेंगे, सब बाहरी लोग खाएंगे। इसका शुरुआत हो चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज हमने एक जमशेदपुर के एक व्यक्ति का, बाहरी लोगों का एक पोस्ट पढ़ा कि झारखंड जो जमशेदपुर जो है मिनी बिहार नहीं, वो बिहार ही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो झारखंड आए, चाहे सीसीएल में, चाहे बीसीसीएल में, चाहे ईसीसीएल में, जितना में नौकरी करने आए, चाहे जमशेदपुर टाटा में नौकरी करने आए, सभी लोगों ने क्या किया, यहीं आए, यहाँ यहीं रिटायर किए, यहीं ज़मीन लिए, यहीं घर बनाए और यहीं बस गए। सीएनटी ज़मीनों का अतिक्रमण किए, यहीं घर बनाकर यहीं बस गए। अब वो लोग यहाँ के वोटर हो गए हैं, और वोटर होने के नाते वो क्या कर रहे हैं कि यानी मान लिया जाए अगर 10,000 परिवार बस गया है एक क्षेत्र में, एक सिटी में 10,000 परिवार बस गया है। अगर मान लिया जाए उसका अगर 5 ही वोट मानते हैं तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए आप 10,000 को 5 से मल्टीपल कर लिए कितना होता है वोट। अब उतना से एगो विधायक बनाएंगे, और बना भी रहे गुप्ता। बन्ना गुप्ता कहाँ का है? बिहार का। तो ये बात समझ लीजिए। अब वो उनको अपना विधायक भेजेंगे, अपना सांसद बनेंगे, बना के जब भेजेंगे तो वो किसके बारे में सोचेंगे, किसके लिए